हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारी सीरीज लीगल करंट अफेयर्स में, जहां हम लेटेस्ट केसेस को समझते हैं उनके फैक्चुअल एंड लीगल बैकग्राउंड के साथ, और ये भी समझते हैं कि आप उसे अपने मेंस के आंसर्स में किस तरह से साइट कर सकते हैं। आज का जो केस है वो है शिवांगी बंसल वर्सेस साहिब बंसल। दिस इज मोर लाइक अ करंट इवेंट। ये केस तो है ही अपने आप में, लेकिन ये एक इवेंट के तौर पर भी है, तो हम इसे समझेंगे। शिवांगी बंसल साहिब बंसल की शादी 2015 में हुई और फिर उनकी एक बेटी भी हुई, रायना, 2016 में। डिस्प्यूट्स के चलते दोनों अलग हो जाते हैं, 2018 में अलग अलग रहने लगते हैं। वाइफ ने हस्बैंड के खिलाफ बहुत सीरियस क्रिमिनल चार्जेस फाइल किए, मतलब बहुत सीरियस। क्रूअल्टी, अटेम्प्ट टू मर्डर, रेप, अननेचुरल ऑफेंस, कॉन्स्पिरेसी, है ना, 313, 322, डाउरी के भी एक्ट लगा दिए, डोमेस्टिक वायलेंस के भी लगा दिए, मेंटेनेंस पिटिशन भी फाइल कर दी। मतलब एक बहुत ही खतरनाक केस हस्बैंड के खिलाफ वाइफ ने कर दिया। अच्छा, हस्बैंड ने भी वाइफ के खिलाफ अच्छे खासे केसेस, मतलब अच्छे खासे एलिगेशंस लगा रखे थे। उसने केस फाइल कर रखा था किडनैपिंग का, एक्सटॉर्शन का, क्रिमिनल इंटिमिडेशन का, आउटरेजिंग मॉडेस्टी, इंसल्टिंग मॉडेस्टी, ये सारे केसेस हस्बैंड ने भी कर रखे थे। डेफेमेशन का केस, डिवोर्स की पिटिशन के साथ। अब वाइफ के क्रिमिनल केसेस की वजह से हस्बैंड को जेल में भी रहना पड़ा। 109 दिन वो जेल में रहे। उनके फादर, बूढ़े पिता भी 103 दिन जेल में रहे। मेंटल ट्रॉमा हुआ, फिजिकल ट्रॉमा हुआ उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए। अब ये सारी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग ही थी, ऑल मतलब अक्रॉस डिफरेंट कोर्ट्स इन दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश। और ये लीगल बैटल बहुत लंबा चल गया। देखो, सोचने वाली बात है, 2025 चल रहा है। फाइनली दोनों पार्टीज ने कहा कि ऐसा है, एमिकेबली रिजॉल्व कर लेते हैं ये सारे इश्यूज को, वरना इस लड़ाई का तो कोई अंत नहीं, ट्रॉमेटाइज ही होते रहेंगे हम सब। ठीक है। अब मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट जाता है, और सुप्रीम कोर्ट अपनी पावर्स को आर्टिकल 142 में यूज करके कंप्लीट जस्टिस करने के लिए शादी को डिसॉल्व कर देता है और सारे क्रिमिनल केसेस को क्वॉश कर देता है। अब कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस जो थे वो इस केस का प्राइमरी पार्ट है। सेक्शन 498 के मिसयूज का कंसर्न, जो आज का या अभी का कंसर्न नहीं है, ये बहुत पुराना कंसर्न है, जिसको कोर्ट इन एवरी केस जहां पे एक फ्रिवलस पिटिशन इस सेक्शन के तहत दाखिल की जाती है, उस पर कंसर्न जताता है कि भाई आप ऐसे ही इन पिटिशंस को एंटरटेन ना करें। कोर्ट ने एक्सप्रेस किया है कि देयर इज एन इंक्रीजिंग टेंडेंसी अमंग लिटिगेंट्स, जहां पे वो हस्बैंड्स और उनकी इंटायर फैमिली को ब्रॉड और स्वीपिंग एलिगेशंस के चलते इम्प्लीकेट कर देती हैं मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में। और 498A उन चंद सेक्शंस में से जो है, जो अक्सर इस बदले की भावना में घी डालने का काम कर देता है। इट प्रोवाइड्स देम अ टूल कि भाई आग जला रहे हो तो लो, ये लो माचिस, है ना। और इनोसेंट फैमिली मेंबर जो है वो परेशान हो जाते हैं। इररिपेरेबल हार्म भी हो जाता है कई बार। असेसमेंट ऑफ इररिपेरेबल हार्म, कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि वो 109 दिन का ट्रॉमा हस्बैंड का और फादर का 103 दिन का ट्रॉमा जो है वो कभी नहीं जाएगा। द मेंटल ट्रॉमा दैट दे माइट हैव गॉन थ्रू व्हाइल दे वर इन जेल वुड नेवर लीव देम। ये शादी अब चाह के भी जुड़ नहीं सकती, ये खत्म हो चुकी है। और कितने क्रूअल एंड पे ये खत्म हुई, दे वर जेल्ड। अब इन केसेस की क्या सच्चाई है क्या नहीं, ये तो देखो सामने देख के ही समझ आ जाता है। ऑब्वियसली ये डिस्प्यूट्स के चलते लगाए गए एलिगेशंस हैं, इनमें बहुत थोड़ा सा सब्सटेंस होगा, अगर होगा भी तो, वरना इनमें सब्सटेंस नहीं होगा। ये प्राइमरीली ये सारे एलिगेशंस फ्रिवलस भी होंगे, लेकिन बावजूद इसके लोग जेल में हैं। और जेल में रहना कोई आम बात नहीं है। 109 डेज, 3 महीने से ऊपर, मतलब कितना बड़ा ट्रॉमा हो गया, बस इसलिए क्योंकि लेडी जो है वो चिढ़ गई थी या फिर डिससेटिस्फाइड थी। एंडोर्समेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर कमिटीज, अब कोर्ट ने एंडोर्स किए हैं सेफगार्ड जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रखे थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैमिली वेलफेयर कमेटी को स्टैब्लिश करने का एक सजेशन दिया था ताकि 498A का मिसयूज ना हो, और कहा था कि ये गाइडलाइंस इफेक्ट में रहेंगी और अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज इन्हें इम्प्लीमेंट भी करेंगी। जैसे ही आपके पास 498A का या सिमिलर केस का, सिमिलर सेक्शंस का डिस्प्यूट या केस आता है, तो पहले आप एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए केस को लेके, है ना। मेक श्योर दैट द चार्जेस आर इन फैक्ट ऑथेंटिक बिफोर यू फाइल फॉर अ प्रॉपर ट्रायल, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट अ क्रिमिनल केस, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ सिविल डिस्प्यूट। हम क्रिमिनल चार्जेस की बात कर रहे हैं, हम जेल की बात कर रहे हैं, जिंदगी बर्बाद होने की बात कर रहे हैं। तो जब हम इन सारे सीरियस मैटर्स को मतलब इनके बारे में डिस्कशन शुरू करते हैं, तो आप ये बात इंश्योर कीजिए कि वो डिस्कशन होना भी चाहिए या नहीं, राइट।
आर्टिकल 142 को इन्वोक किया गया कंप्लीट जस्टिस के लिए। प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन मेजर्स कोर्ट ने डायरेक्ट किया है पुलिस प्रोटेक्शन हस्बैंड और उसकी फैमिली को, और ऑर्डर किया है कि वाइफ अपनी पोजीशन को कभी यूज नहीं करेगी एज एन आईपीएस ऑफिसर अगेंस्ट देम, and prohibited both parties from filing future litigation arising out of these matrimonial disputes। वाइफ जो थी वो आईपीएस ऑफिसर थी, उसने अपनी पूरी पोजीशन को इस्तेमाल किया हस्बैंड को अच्छे से टॉर्चर करने में। चाइल्ड वेलफेयर प्रायोरिटी कोर्ट ने एम्फसाइज किया कि दोनों पार्टीज को जरूरत है कि वो अपने आप को इस मैनर में कंडक्ट करें कि बच्चे का वेल बीइंग कंसिडर किया जा सके। कस्टडी माँ को दी गई है, सुपरवाइज्ड विजिटेशन राइट्स फादर को दिए गए हैं, उसकी फैमिली को भी दी गई है। कोर्ट ने वाइफ से कहा है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ एक पब्लिक अपॉलॉजी टेंडर करेगी अनकंडीशनल हस्बैंड और उसकी फैमिली को नेशनल न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस मॉरल इंजरी को रिकॉग्नाइज करती हुई। प्रिवेंशन ऑफ फ्यूचर मिसयूज कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि पार्टीज एक दूसरे की जिंदगी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेंगे, किसी भी ऑफिशियल पोजीशन का मिसयूज नहीं किया जाएगा, और अगर ये कंडीशन ब्रीच होती है तो सुप्रीम कोर्ट का कंटेप्ट माना जाएगा उसको। ठीक है, अब क्रूल्टी क्या है आईपीसी और बीएनएस में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। 498A आईपीसी हुआ करता था, अब सेक्शन 86 बीएनएस हो गया है। एवोल्यूशन राजेश शर्मा 2017। सुप्रीम कोर्ट ने राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस दी थी, जो कि करंट फैमिली वर्क कमेटी से सिमिलर ही था फ्रेमवर्क उसका, ताकि 498 आईपीसी के मिसयूज को रोका जा सके। 2018 में सोशल एक्शन फोरम विड्रॉल, सुप्रीम कोर्ट ने इन सोशल एक्शन फोरम फॉर मानव अधिकार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में राजेश शर्मा के डायरेक्शंस को विड्रॉ किया, होल्ड किया कि कोर्ट जो है वो लेजिस्लेटिव गैप्स को फिल नहीं कर सकता, इस तरह के पॉलिसी डिसीजंस लेजिस्लेचर के ऊपर छोड़ देने चाहिए। जुडिशियल रिस्ट्रेंट रीजनिंग कोर्ट ने स्टेट किया कि प्रोसीजरल सेफगार्ड जुडिशियल डायरेक्शंस के थ्रू अगर हम बनाए तो ये जुडिशियल ओवररीच है, लेजिस्लेटिव डोमेन में एनक्रोचमेंट है। यहाँ पे जरूरत है कि पार्लियामेंट आगे बढ़ के इस कॉन्टेक्स्ट में लॉज को या गाइडलाइंस को, नोटिफिकेशंस को जारी करे। इफेक्टिव रिस्टोरेशन, लेकिन इस जजमेंट में इस सब को रिस्टोर कर दिया गया। अब लेजिस्लेटर जब करता है तब करता है, लेकिन अभी की जरूरत है कि गाइडलाइंस हो, फैमिली वेलफेयर कमेटी हो, ये सब कुछ हो ताकि इस मिसयूज को रोका जा सके, वरना इनोसेंट फैमिली जो है वो परेशान होती रहेंगी। ठीक है, दीज आर द डायरेक्शंस दैट वर इशूड बाय कोर्ट फॉर क्रूल्टी। कोई भी पुलिस, नो अरेस्ट फॉर और पुलिस एक्शन शैल बी मेड अगेंस्ट द नेम्ड अक्यूज्ड पर्संस आफ्टर लॉजिंग ऑफ एफआईआर और कंप्लेंट विदाउट कंक्लूडिंग अ कूलिंग पीरियड ऑफ 2 months। 2 महीने का कूलिंग पीरियड, 2 महीने का कूलिंग पीरियड होना चाहिए एफआईआर कंप्लेंट के लॉन्च के बाद। कूलिंग पीरियड में ये मैटर इमीडिएटली फैमिली वेलफेयर कमेटी के पास जाएगा, जो हर डिस्ट्रिक्ट में होगी मीडिएशन के लिए, रेजोल्यूशन अटेम्प्ट्स के लिए। सिर्फ वो केसेस जिनमें 498A आईपीसी या सेक्शन 86 बीएनएस एक्चुअली है और वो सेक्शंस लगाए गए हैं जिनका इम्प्रिजनमेंट 7 साल से कम है, वो फैमिली वेलफेयर कमेटी के पास जाएंगे, है ना। बाकी के मैटर्स फिर सीरियस हो जाते हैं, रेप एंड ऑल। अगर सिर्फ वही चार्जेस लगे हैं तो, अगर ये चार्ज लगा है या फिर इस तरह के और चार्जेस लगे हैं जो कि 7 साल से कम पनिशमेंट वारंट करते हैं, साथ साथ में मेजर चार्जेस भी लगा सके, तो भी आप फैमिली वेलफेयर कमेटी के पास भेज दीजिए। हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक फैमिली वेलफेयर कमेटी होगी ज्योग्राफिकल साइज पॉपुलेशन के हिसाब से, और डिस्ट्रिक्ट लीगल एड सर्विसेज अथॉरिटी उसे एटलीस्ट 3 मेंबर्स के साथ कॉन्स्टिट्यूट करेगी। ये केस हम पहले भी पढ़ चुके बाय द वे, है ना, लेकिन अब ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है। पहले तो इलाहाबाद कोर्ट में था जब हमने पढ़ा था, ये सुप्रीम कोर्ट में आ गया। मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो पूरा गाइडलाइन था, जो फैमिली वेलफेयर कमेटी का एस्टैब्लिशमेंट था, जो ना जहाँ पे वो जुडिशली थोड़ा ओवररीच करके लेजिस्लेटिव डोमेन में इंक्रोच कर रहे थे, एक नया सेटअप सजेस्ट कर रहे थे, वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने उस सेटअप को, उस पूरे प्रोसीजर को कंफर्म किया है। इसलिए केस इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट भी है। फैमिली वेलफेयर कमेटी में यंग मीडिएटर्स होंगे, एडवोकेट्स जिनकी 5 साल तक की प्रैक्टिस है, रिकॉग्नाइज सोशल वर्कर जिनके क्लीन एंटीसीडेंट्स हैं, और रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स या फिर सीनियर जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की एजुकेटेड वाइव्स। Committee shall summon contesting parties along with their 4 senior elderly persons for personal interaction। पार्टीज आएंगी अपने रेस्पेक्टिव फैमिलीज के 4 बड़े लोगों के साथ, और इश्यूज को सेटल किया जाएगा कंप्लेन के 2 महीने के लॉन्च होने के बाद।
फैमिली वेलफेयर कमेटी के मेंबर्स कभी भी विटनेसेस के फॉर्म में नहीं बुलाए जाएंगे इन लीगल प्रोसीडिंग्स। डेलिब्रेशन के दौरान बिफोर द कमेटी पुलिस ऑफिसर किसी भी अरेस्ट या कोर्सिव एक्शन से पूरी तरह से रेस्ट्रिक्ट करेंगे अक्यूज्ड के खिलाफ जब तक कि पेरिफेरल इन्वेस्टिगेशन चल रही है। वो चला पेरिफेरल इन्वेस्टिगेशन चल सकती है, दे कैन डू व्हाट दे आर सपोज टू डू व्हाइल द फैमिली वेलफेयर कमेटी इज गोइंग ऑन विद इट्स प्रोसीडिंग्स। इन्वेस्टिगेशन रोकने की जरूरत नहीं है। कमेटी एक विविड रिपोर्ट बनाएगी फैक्चुअल एस्पेक्ट्स के साथ और उसे कंसर्न मैजिस्ट्रेट या पुलिस अथॉरिटी को सबमिट किया जाएगा 2 महीने की एक्सपायरी के बाद। फिर लीगल सर्विसेज एड कमेटी बेसिक ट्रेनिंग देगी फैमिली वेलफेयर कमेटी मेंबर्स को, 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं। एंड मेंबर शैल वर्क ऑन प्रो बोनो बेसिस और रिसीव बेसिक मिनिमम ऑनोरेरियम फिक्स्ड बाय डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज। Investigation of such FIRs containing 498A shall be conducted by dynamic investigating officers whose integrity is certified after specialized training of not less than 1 week. तो ये सारी की सारी ये है पर्पस और फंक्शन फैमिली वेलफेयर कमेटी का। इसे जरूर पढ़ लें, हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, दृष्टि जुडिशरी करंट अफेयर्स। ठीक है, इसे जरूर पढ़ें। केस का नाम तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। ठीक है, चलिए अब अपने अगले केस की तरफ आ जाते हैं। बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा वर्सेस राजीव नरेश चंद्र नरूला। अब इस केस में क्या हुआ, फ्रिवलिस डिसिप्लिनरी कंप्लेंट्स जो कि लॉयर्स के अगेंस्ट आ जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं कंप्लेंट्स के चलते कुछ डायरेक्शंस को इशू किया है। ये कहा गया है कि जब भी आप कंप्लेन को एंटरटेन करें और एक लॉयर के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेने लगे तो ये जरूर चेक करें कि भाई कंप्लेनेंट और लॉयर के बीच में एक ज्यूरल रिलेशनशिप था, मतलब एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप था। क्या प्रिमा फेसी मिसकंडक्ट नजर आ रहा है? अगर हाँ, इन दोनों सवालों का जवाब हाँ है, तब आप उस कंप्लेन को एंटरटेन कीजिए, उस लॉयर के अगेंस्ट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स को इंस्टीट्यूट कीजिए, अदरवाइज नहीं कीजिए। ये रेफरल्स कई बार मलिशियस हो जाते हैं, लोग अपने वेंजेंस के और अपने असंतोष के चलते लॉयर्स के खिलाफ कंप्लेन कर देते हैं और उस लॉयर का पूरा करियर खराब हो जाता है। अब इस केस में राजीव नरूला केस में क्या हुआ, कंप्लेनेंट खिमजी देवजी परमार का कहना था कि किसी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में राजीव नरूला ने, जो कि ऑपोजिट पार्टी की तरफ से आ रहे थे, मतलब ही वॉज द काउंसिल फॉर द ऑपोजिट पार्टी, उन्होंने कुछ मटेरियल फैक्ट्स को सप्रेस किया है, बॉम्बे हाई कोर्ट से कंसेंट डिक्री ले ली है और खिमजी देवजी के फादर जो इस प्रॉपर्टी में ओरिजिनल वो थे, कंप्लेनेंट थे, उनकी नॉलेज के बिना ही कंसेंट डिक्री आ गई है। अब नरूला जो थे उन्होंने कंप्लेनेंट को कभी रिप्रेजेंट नहीं किया है ना, ये बात मतलब नोट करने वाली है। राजीव नरूला जी की कंप्लेनेंट से, उनकी फैमिली मेंबर से कोई बातचीत नहीं हुई, कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, रिप्रेजेंटेशन ऑपोजिट पार्टी का था। राजीव नरूला वाज रिप्रेजेंटिंग दी ऑपोजिट पार्टी जिनके साथ खिमजी देवजी परमार का लैंड डिस्प्यूट चल रहा था। बावजूद इसके बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा ने इनकी कंप्लेंट को, इनके अगेंस्ट कंप्लेंट को एंटरटेन कर दिया और इनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन भी ले लिया। एक केस चला जहां पे बंसीधर भाकर जी ने किसी एडवोकेट गीता शास्त्री के अगेंस्ट कंप्लेन की कि भाई इन्होंने डेपोनेंट को एफिडेविट में आइडेंटिफाई करके फॉल्स स्टेटमेंट्स दे दिए हैं। दीज वर दी एलिगेशंस। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने इन एलिगेशंस को 2023 में क्वॉश कर दिया कि भाई अनटेनेबल अब्सर्ड एलिगेशंस हैं। फाइनली बार काउंसिल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। मतलब ये सारा जितने भी केस थे, इस तरह के और भी कुछ केसेस थे जहाँ पे इसी तरह की फ्रिवलिस कंप्लेंट्स थी। बार काउंसिल ने कुछ ऐसे केसेस को एंटरटेन किया जहाँ पे जिन्हें नहीं करना चाहिए था, लाइसेंस कैंसिल कर दिए। मतलब पूरी ये जो आइसोलेटेड इवेंट्स थे ये इकट्ठे होके बहुत बड़ा मुद्दा बन गए और फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट का क्या था ऑब्जर्वेशन वो डिस्कस कर लेते हैं। प्रोफेशनल रिलेशनशिप रिक्वायरमेंट जो मैंने आपको सबसे पहले बताई है, कोर्ट ने एम्फसाइज किया कि पहले जूरल रिलेशनशिप देखिए कंप्लेनेंट और एडवोकेट कंसर्न के बीच में, क्योंकि वो प्री कंडीशन होनी चाहिए डिसिप्लिनरी ज्यूरिसडिक्शन को इन्वोक करने के लिए, ताकि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का ग्राउंड आप ले सकें। दैट इज द ओनली ग्राउंड जिसके बेसिस पे एक एडवोकेट के अगेंस्ट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स को कॉन्स्टिट्यूट किया जा सकता है और उसके लाइसेंस को कैंसिल किया जा सकता है। अब जब रिलेशनशिप ही नहीं है तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कैसे आ सकता है? उस एडवोकेट ने अच्छा परफॉर्म किया, अपने क्लाइंट को जिता दिया, मैं हार गई, मेरा नुकसान हो गया, मैंने उसके खिलाफ कंप्लेंट कर दी। डज इट मेक सेंस? मतलब ये तो बहुत ही अजीब सी बात हो गई फिर तो। राजीव नरूला ने कंप्लेनेंट उनके प्रीडिसेसर्स को कभी रिप्रेजेंट नहीं किया, उनसे कोई उनका इंटरेक्शन नहीं था, तो ये खिमजी देवजी को उनके अगेंस्ट कंप्लेंट करने का कोई ग्राउंड ही नहीं है। देयर इज नो कॉज ऑफ एक्शन।
Prosecution of a lawyer merely for being the advocate of the opposite party is highly objectionable. Just because he represented the other party made them win the case is not a ground for alleging misconduct against the lawyer and entertaining it on top of it. It is uncalled for. It is absolutely impermissible. सेक्शन 35 जो कि एडवोकेट्स एक्ट 1961 का है, स्टेट बार काउंसिल मस्ट रिकॉर्ड इट्स रीजंस टू बिलीव दैट एनी एडवोकेट हैज बीन गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बिफोर रेफरिंग द मैटर टू द डिसिप्लिनरी कमिटी. Recording of reasons to believe कि advocate has committed misconduct is sine qua non, essential condition है ये before the complaint is referred. कोर्ट ने नंदाल खोटीदास बरोट वर्सेस बार काउंसिल ऑफ गुजरात को रेफर किया, साइट किया, जहां पे ये एम्फोसाइज किया गया था कि बार काउंसिल्स मस्ट अप्लाई देयर माइंड एंड हैव रीजन्ड बिलीफ ऑफ प्रिमा फेसी मिसकंडक्ट. इनएडिक्वेट रेफरेंस ऑर्डर्स, कोर्ट ने कहा कि जुलाई 6 का जो ऑर्डर है वो एब्सोल्युटली क्रिप्टिक है, लैकोनिक है, जैसे कोई सेटिस्फैक्शन रिकॉर्ड नहीं हुआ है मिसकंडक्ट का, कोई एलिगेशन डिस्कस नहीं किए गए, बेयर मिनिमम भी नहीं किया गया है और ऑर्डर पास कर दिए गए हैं. प्रोफेशनल करियर्स को बिल्कुल ही हल्के में लेकर तबाह करने की कोशिश की गई. कोर्ट ने नोट किया कि ये अब आता है दूसरा फ्रिवलस कंप्लेंट. कोर्ट ने नोट किया दैट mere identification of parties in consent terms or affidavits cannot constitute professional misconduct. गीता शास्त्री के केस में कोर्ट ने होल्ड किया कि एडवोकेट्स डू नॉट बिकम प्रिवी टू एफिडेविट कंटेंट्स merely by attesting them. Cases characterized as malicious prosecution at the behest of opponent litigants. ठीक है, अब इसमें एफिडेविट की डेफिनेशन भी दे रखी है, बट मुझे अंदाजा है कि आपको पता होगा कि एफिडेविट क्या होता है. सेक्शन 35 को समझाया गया है क्योंकि गीता शास्त्री ने एफिडेविट पे अटेस्टेशन दिया था और फिर उन्होंने डेपोनेंट को आइडेंटिफाई करने में कहा कि अरे नहीं, उन्होंने गलत डेपोनेंट को आइडेंटिफाई किया है, झूठा स्टेटमेंट, बट दैट वाज द केस. तो वही है कि भाई इससे पहले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार काउंसिल्स ऑल ओवर द इंडिया आर बीइंग गिवन अ वार्निंग कि बिफोर यू डिसाइड टू रूइन अ पर्सन्स प्रोफेशनल करियर, मेक श्योर दैट यू हैव अ प्रॉपर रीजन टू डू दैट. आप किसी से उसकी रोजी छीन रहे हैं, उसका लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं, उसके पेट पे लात मार रहे हैं, तो देख लीजिए कि आपके पास एक वैलिड जस्टिफिकेशन है कि आप वो कर रहे हैं जो वो डिजर्व करता है. क्योंकि अगर आप अन्याय करेंगे तो फिर आप गलत प्रणाली में, फिर आप कहीं और जाइए. राइट, सो दिस वाज द केस. ये है केस. लाइक आई सेड, दोनों ही लीगल इवेंट ज्यादा हैं, केसेस कम हैं, इंपॉर्टेंट हैं. नेवरदीलेस इवेंट्स के रूप में पूछे जा सकते हैं. इस तरह के करंट लीगल इवेंट्स भी आ ही जाते हैं, बहुत पुराने भी आ जाते हैं, 2-3 साल पुराने भी आ जाते हैं. राइट, तो आज के लिए इतना ही. अगले सेशन में इसी तरह के इंपॉर्टेंट केस या इवेंट को डिस्कस करेंगे. तब तक आप सब अपना ख्याल रखें. थैंक यू सो मच. बाय बाय.